नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं आशा पांडे जी की लिखी कहानी मर्ज। तो मैं बात उस खंडहर की कर रहा था जो मेरे गांव के किनारे पर स्थित है और जिससे लगकर बरगद के 4 विशाल पेड़ अपनी जटाओं को जमीन से लटकाए खड़े हैं। यह खंडहर कई साल पुराना है और अब यह छोटे से टीले का आकार ले चुका है, पर गांव वाले इसे तूफानी का खंडहर ही कहते हैं। बरगद के ये 4 विशाल पेड़ घने वन का आभास दिलाते हैं। मेरे गांव को 2 ओर से घेरती नदी बरगद के पेड़ों के बगल से होकर बहती है, जो इस मैदानी गांव को भी पहाड़ी गांव जैसा सुरम्य बनाती है। मेरे गांव की इसी सुंदरता से मुग्ध होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित किले के शहजादे जब दिल्ली से किले में पधारते थे तो शाम की सैर में कभी कभी 2-4 लट्ठाधारी सेवकों के साथ खंडहर पर खेलने आ जाते थे। मेरे गांव के बच्चे, जिनमें मैं भी शामिल होता था, निहाल हो जाते थे और उनके पीछे पीछे भागते हुए उनकी इच्छा से उनके खेल में शामिल हो जाते थे। शहजादे हमारी पीठ पर लपक कर चढ़ लेते और बरगद की डाल को छूने का प्रयास करते। हम उन्हें अपनी पीठ पर अच्छे से संभाले रहने में पूरी ताकत लगा देते। वे बरगद की लटकती जटाओं को पकड़ लेते और पग बढ़ाने के लिए लात से हमारी छाती पर धक्का देकर झूलने लगते। दौड़कर खंडहर पर चढ़ जाते, उछलते कूदते और अंत में उसकी गंदी मिट्टी से निजात पाने के लिए पास की नदी में छलांग लगा देते। जब धूल पोंछकर नदी से बाहर निकलते तो लट्ठाधारी सेवकों के साथ किले में चले जाते। जब किले के शहजादे नदी में नहा रहे होते तो हम गांव के बच्चों को नदी में उतरने की मनाही थी। लठधारी सेवक घूर कर हमें भगा देते थे। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को बरस देते थे। शहजादे राजा महाराजा थे। राजा महाराजा और प्रजा एक ही नदी में, एक ही घाट पर एक साथ कैसे नहा सकते हैं? उनके जाने के बाद इतनी देर से ललचाए हम बच्चे भी नदी में छलांग लगा देते, जी भरकर पानी में डूबते, उतराते, तैरते। खूब मजा आता, लेकिन दिक्कत तब हो जाती जब नहाने के बाद मैं लगातार सीखने लगता। माँ कहती इतनी देर तक खंडहर की धूल में खेला, फिर नदी में नहाया, इसलिए सर्दी हो गई। पर 2 बातें थीं जो मुझे कभी समझ में न आई। एक तो यह कि खंडहर में खेलना तथा नदी में नहाना तो हम बच्चों का नित्य खेल था, पर सर्दी किले के शहजादे के साथ खेलने से ही क्यों होती थी। दूसरी बात यह कि गांव के अन्य बच्चे भी तो शहजादे के साथ खंडहर की धूल में खेलते थे, नदी में नहाते थे, उन्हें क्यों नहीं होती थी। माँ कहती तेरा शरीर नाजुक है, इस वर्षों पुराने खंडहर की जमी हुई धूल मिट्टी तुझे नुकसान करती है। धूल में खेलकर जब तू घंटों नहा लेता है तो छींकना शुरू कर देता है। मेरी माँ वैद्य की बेटी थी, इसलिए मेरी सर्दी का यह कारण ही उसे सही लगता था। मेरे मन में एक सवाल और भी उठता था कि किले के शहजादे को भी तो सर्दी हो जाती होगी, वे तो और भी नाजुक रहे होंगे, दिल्ली में रहते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद उनके पिता बाबू साहब को दिल्ली से बुलावा आया था। जब वे दिल्ली से किले में आते तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे कई कई गाड़ियां होती। अगल बगल के गांव के तमाम लोग उमड़ पड़ते थे बाबू साहब के दर्शन के लिए। तो ऐसे में मेरा यह सोचना कि शहजादे मुझसे अधिक नाजुक होंगे और नदी में नहाकर बीमार पड़ जाते होंगे कतई गलत नहीं था। दिन बीतते गए पर दिमाग में प्रश्न कुल बुलाता ही रहा। मेरे पास इस प्रश्न के हल का कोई जरिया भी न था। खंडहर की धूल साल भर मेरे नथनों में समाती रहती, पर छींक शुरू होती शहजादे के आने के बाद ही। लो, मैं तो तब से खंडहर का ही जिक्र किए जा रहा हूँ। अरे भाई, जब तक मैं आपको ये न बता दूं कि आखिर इसका रहस्य क्या है, आप समझेंगे कैसे? नहीं जी, डरे नहीं, किसी भूत प्रेत का निवास नहीं है यहाँ। 12 बजे रात में यहाँ भूतों की सभा नहीं लगती है और न ही घुंघरुओं की रुंझुन सुनाई पड़ती है। मुझे रात में सुनाई जाने वाली आजी की कहानियों ने टुकड़ों टुकड़ों में इस खंडहर के रहस्य को तोड़ा था। आज इस गांव में तथा आसपास के कई गांवों में ऐसे कई खंडहर होने की बात करती थी, जो खुली आंखों से तो नहीं दिखते लेकिन मौजूद हैं आज भी। खैर, तो आज ही बताती थी कि यह खंडहर हमारे गांव के माता देन उर्फ तूफानी का घर था। दादा बाबा के जमाने की 2 खंड की बकरी थी उसकी। निर्वंशिया था माता दीन। उसके मरने के बाद घर की देखभाल करने वाला कोई न बचा। कुछ दिन तक तो घर आंधी तूफान से अकेले लड़ता रहा, फिर भर आके खंडहर बन गया।
यह उन दिनों की बात थी जब राजे रजवाड़ों का राज था। गांव में जमींदारों की तूती बोलती थी। मेरे गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस कोर्ट में जमींदार बाबू राय बहादुर साहब का राज था। बड़ा रुतबा था राय बहादुर साहब का। हाथी पर बैठकर जब वे अपने इलाके में निकलते तो इलाके के लोग अपना सिर नीचे झुकाकर उनके वहां से आगे चले जाने तक खड़े रहते थे। गांव की बहू बेटियां अपना अपना काम बीच में रोककर घर के भीतर चली जाती थी। बाबू राय बहादुर की नज़र जिधर घूम जाती थी वहां कहीं दया बरस पड़ती थी तो कहीं क्रोध उबल पड़ता था। माता दीन गांव का गरीब किसान था। गरीब यूं कि दादा बाबा के ज़माने से ही ज़मीन बढ़ते बढ़ते उसके हिस्से में सिर्फ 4 बिस्वा जमीन ही आई थी। बरसात के महीने में वह उसी जमीन में धान बो लेता था, ठंडी में गेहूं। कभी फसल अच्छी होती थी, कभी खराब। जमींदार का लगान चुकाने के बाद उसके पास इतना अनाज नहीं बच पाता था कि वह साल भर अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सके। 4 बिस्वा जमीन होती ही कितनी है। जैसे गांव वालों का मत था कि मता दीन के घर में दरिद्र समा गया है। बिना बाल बच्चों का सिर्फ 2 जन का परिवार, फिर भी आए दिन फाका ही पड़ा रहता है। एक दिन माता दीन किले के बगल से ही निकल रहा था। किले के मुख्य दरवाजे पर 2 हट्टे कट्टे दरबान तेल पिलाई लाठी लिए खड़े थे। माता दीन किले के नजदीक पहुंचने के कुछ पहले ही अपना सिर नीचे झुकाकर चला आ रहा था। मुख्य दरवाजे तक आते आते एक बार उसका सिर ऊपर उठ गया। लगान उगाही का समय था। मजदूर लगान में मिले अनाजों को बोरों में भरकर अहाता की दीवार से सटाकर रख रहे थे। बोरों को एक के ऊपर एक लादते हुए अहाता की दीवार की ऊंचाई के बराबर तक रखा गया था। माता दीन ने क्षण भर के लिए सिर ऊपर उठाया था, पर भूख की तीव्रता सीधे अनाज के बोरों से जा टकराई। क्षण भर में ही उसने बोरों के रखरखाव की स्थिति का अंदाजा लगा लिया। अब उसके दिमाग में हलचल मची। तमाम तरह की योजनाएं बनने बिगड़ने लगी। अपने रास्ते पर चलते हुए वह किले के पिछवाड़े तक आ पहुंचा। एक बार फिर उसने अपनी नजरें अहाते के दीवार की ओर गड़ा दी। क्षण भर ठिठक कर किले की ओर देखा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। आधी रात बीत जाने के बाद एक धमसी आवाज ने किले के पहरेदारों को सचेत कर दिया। जिस ओर से आवाज आई थी पहरेदार उस ओर दौड़ पड़े। जब तक पहरेदार पिछवाड़े पहुंचते माता दीन पीठ पर गेहूं का बोरा लाद कर भागने लगा था। पहरेदार माता दीन के पीछे दौड़े जरूर, पर उसे पकड़ न पाए। अंधेरी रात का फायदा उठाकर माता दीन आम के घने बगीचे में घुस गया। वहां से वह किस ओर भागा पहरेदार समझ न पाए। कुछ देर खोजबीन करके वापस लौट आए। सुबह होने पर डरते डरते पहरेदारों ने बाबू साहब से रात की संपूर्ण घटना का बयान किया। चोर का साहस सुनकर बाबू साहब अचंभित हुए तथा अपने पहरेदारों की नाकामी पर क्रोध भी आया उन्हें। उन्होंने पहरेदारों को डपटा, तुम दोनों के हाथ में सिर्फ लाठी थी और चोर के पीठ पर 50 किलो वजन का बोरा, फिर भी वह भाग निकला। तुम लोग उसे पकड़ न पाए। बस मुस्टंडों की तरह खा खा कर फैल रहे हो। आज से तुम दोनों पहरेदारी नहीं करोगे, जाकर खेत में काम करो। और हाँ, रसोइये को कह दो कि इन दोनों को एक वक्त का भोजन बंद कर दे। ससुरे भैंसे जैसे मोटाए जा रहे हैं। बाबू साहब का क्रोध देखकर किले में सन्नाटा छा गया था। दोनों पहरेदार सिर झुकाए खड़े थे। यह पहला अवसर था जब पहरेदारों को इतनी बड़ी गलती की सजा में सिर्फ एक वक्त का भोजन बंद किया गया था। कोड़े नहीं बरसाए गए थे उन पर। बाबू साहब का मन विचलित था। वे उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जो पीठ पर बोरा लाद कर भी इतनी तेज भागा कि उनके पहरेदारों की पकड़ में न आया। बाबू साहब ने हुक्म दिया कि आसपास के सभी गांवों में डुग्गी पिटवा दी जाए कि किले से गेहूं का बोरा लेकर भागने वाले व्यक्ति के साहस से बाबू साहब खुश हैं। उसे वे अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं। आज दोपहर तक उस व्यक्ति को किले में हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है। यह फरमान सुनकर भी यदि वह व्यक्ति किले में हाजिर न हुआ तो बाबू साहब के जासूस उसे खोज निकालेंगे और उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। डुग्गी की आवाज ने मतादीन की घरवाली को डरा दिया। कांपती आवाज में वह मतादीन पर बिफर पड़ी। लो, और करो राजे रजवाड़ों के यहाँ चोरी, जल में रहे मगर से बैर। अब खाओ पेट भर कर, मती मारी गई थी तुम्हारी। तुम तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे। चुप कर, ध्यान से तो सुन। सुन वो लोग क्या बोल रहे हैं। इनाम मिलेगा, इनाम। पीठ पर 50 किलो अनाज का बोरा लाद कर किले के पहरेदारों से अधिक तेज भागने वाले पर बाबू साहब खुश हुए हैं। तब से बड़बड़ाए ही जा रही है। मतादीन तुनक कर घर से बाहर निकल गया। डुग्गी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के लोग गहरे आश्चर्य में थे।
किले से अनाज चुराने का साहस किसने किया होगा? माता दीन तनकर डुग्गी वालों के पास चला गया। गांव वाले चौंक गए। आंखें मलमल कर सब माता दीन को देख रहे थे, जैसे विश्वास करना चाह रहे हों कि यही हकीकत है। वो नींद में नहीं है। माता दीन गर्व से झूमते हुए डुग्गी वालों से कह रहा था, बंद करो ये डुगडुगी, मैं ही हूं तूफान मेल, किले से बोरा लेकर भागने वाला। चलो चलकर मेरे घर में बोरा देखकर विश्वास कर लो, फिर ले चलो मुझे बाबू साहब के दरबार में। बड़े दिन बाद किस्मत बदली है। माता दीन की मुरझाई आंखें चपल हो गई थी। बस उस दिन से माता दीन गांव में तूफान मेल के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे तूफान मेल से कब तूफानी में बदल गया पता ही न चला। अब गांव वाले उसे तूफानी ही कहने लगे थे। नहीं जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं भी तो देखो कितना पागल हूँ, उसके नाम पर अटक गया। अरे गांव वाले उसे किसी भी नाम से बुलाएं जी, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। डुग्गी पीटने वालों को गेहूं का बोरा दिखाकर माता दीन ने अलगनी से अंगोछा उठाया और कंधे पर डालकर किले जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी घरवाली डर के मारे कांप रही थी। हाथ जोड़कर डुग्गी पीटने वालों से ही विनती कर डाली, दया करें हुजूर, भूख ने ये गलती करवाई है। माता दीन अपनी घरवाली की बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। औरत की जात, अकल तो एड़ी में रहती है, खुशी के मौके को भी रो धोकर खराब कर रही है। बाबू साहब इनाम देने के लिए बुलाए हैं, फांसी चढ़ाने के लिए नहीं। राजे रजवाड़े की बात कब गुस्सा भड़क जाए भगवान भी न समझ पाए। मैं तुमको वहां अकेले न जाने दूंगी, साथ चलूंगी तुम्हारे। माता दीन की घरवाली अड़ गई थी। माता दीन इनाम मिलने की खुशी में डूबा था। घरवाली को किले में साथ ले चलने की बात मान गया। किसी विजेता की भांति सबसे आगे माता दीन, उसके पीछे किसी विजेता की भांति सबसे आगे माता दीन, उसके पीछे डरी सहमी उसकी घरवाली तथा सबसे पीछे डुग्गी वाले किले की ओर बढ़े जा रहे थे। माता दीन की घरवाली का एक मन उखड़ता, डरता कांपता, तो दूसरा मन उसे थपथपा भी देता। क्या पता माता दीन सच कह रहा हो, दिन फिरने वाले हों, खुशी का छड़ाने वाला हो। किला पहुंचकर माता दीन को बाबू राय बहादुर के सामने पेश किया गया। माता दीन की घरवाली भी उसके पीछे पीछे बाबू साहब के सामने आ गई। बाबू साहब कुछ पूछते उसके पहले ही डुग्गी वालों ने बता दिया, इसकी घरवाली है हुजूर, मानी नहीं जबरन इसके साथ यहाँ तक आ गई। बाबू साहब ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र उस पर डाली, फिर माता दीन की ओर मुखातिब हुए, तो तुम हो हमारे किले से अनाज चुराकर भागने वाले। इनाम मिलने की खुशी में सराबोर तूफानी बाबू साहब की हुंकारती हुई रौबदार आवाज को सुन कांप गया। गर्दन नीची हो गई उसकी। देखने में तो मरकट जैसे पिलपिले दिख रहे हो, लेकिन ताकत इतनी है तुम में, वाह भाई वाह, कमाल है तुम्हारा। इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन चोरी की सजा पहले मिलेगी, और सजा भी ऐसी मिलेगी कि फिर कोई दोबारा ऐसा दुस्साहस न कर सके। अरे भाई, सजा जरूरी है, किले में चोरी की हिम्मत। आपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बड़ी धीर गंभीर आवाज में किसी रहस्य का उद्घाटन करने जैसी मुद्रा में बाबू साहब बोले जा रहे थे। परिणाम की गंभीरता का अंदाज लगाकर माता दीन कांपे जा रहा था। अब तक सिकुड़कर एक ओर खड़ी उसकी घरवाली आगे बढ़कर बाबू साहब के पैरों पर गिर पड़ी। दुहाई हो सरकार की, दया करें माई बाप, रहम करें। पेट की आग ने ढिठाई करवाई हुजूर, इसे बख्श दें, आगे से ऐसा नहीं होगा सरकार। ये किले की तरफ आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। एक बार सरकार, बस एक बार माफ कर दें। घबराहट में उसे ध्यान ही न रहा कि कब उसके चेहरे का घूंघट हटा और कब उसका आंचल सिर से भी फिसल गया। वह तो बस धार धार रोई जा रही थी और माफ करने की विनती किए जा रही थी। बाबू साहब ने अनावृत हुए उसके चेहरे को नजर भर कर देखा। इतनी सुंदर, इस मरकट की झोली में। कुछ क्षण उसे देख लेने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर माता दीन की ओर देखकर अपनी आवाज को भरसक मधुर बनाते हुए बोले, चलो तुम्हारी सजा माफ की, और इनाम तुम्हारा यह है कि हर महीने एक दिन तुम किले में आ जाया करो। अपनी पीठ पर गेहूं का जितने किलो वजन का बोरा लाद सको लाद कर चले जाया करो। यह सुनकर माता दीन खुशी और कृतज्ञता से बाबू साहब के कदमों पर लौट गया। बाबू साहब की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हाँ भाई, मेरी एक शर्त है, जब मैं तुम्हारे घर खबर भिजवाऊं तब अपनी घरवाली को अनाज की साफ सफाई के लिए किले में भेज दिया करो। इसकी मजदूरी तुम्हें अलग से मिल जाएगी।
देख तो रहे हो यहाँ मजूरनों की कितनी कमी है। अब अनाज को चालना पछोरना महिलाएं ही कर पाती हैं ना। अब तुम अपना इनाम लेकर घर जाओ और इसे यहीं छोड़ जाओ। अनाज का जो ढेर लगा है ये उसे साफ कर देगी तो हमारे सेवक इसे तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। माता दीन जड़ हो गया, खुशी टूटकर धराशायी हो गई। सूखते गले और तालू से चिपकती जबान से शब्दों को ठेलकर इतना ही कह पाया, हुजूर घर में भी बहुत काम रहता है, इसका आना। पर माता दीन के लाख प्रयत्न के बाद भी उसके शब्द बाबू साहब तक न पहुंच सके। उसका बोलना पूरा होता उससे पहले ही बाबू साहब वहां से उठकर चले गए। माता दीन अनाज चालने पछोड़ने का मतलब समझता था, समझती उसकी घरवाली भी थी, किंतु विरोध का साहस किसी में नहीं था। ये बाबू साहब का हुक्म था, हुक्म का विरोध नहीं होता। क्या करे माता दीन, किससे कहे। दोनों धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गए, चुपचाप बैठे रहे, निशब्द। भीतर सुलगते हुए ऊपर से मौन, मौन का धुआं उठता रहा जिससे दालान भर गया। धुएं से दोनों की सांस घुटने लगी, पर कुछ अनहोनी नहीं हुई, जैसे दोनों ने ही समझ लिया हो कि यही हमारी नियति है, धुएं में जीना, जीवित दिखना। माता दीन के चेहरे पर शर्मिंदगी थी तो उसकी घरवाली के चेहरे पर अफसोस। क्यों आई थी किले में? कब तक यहाँ बैठा रहेगा तू? बाबू साहब का हुक्म हुआ है कि अनाज लेकर तू गांव जा, इसे यहीं छोड़ जा, इसको काम समझा दिया जाएगा। किसी सेवक की कर्कश आवाज ने दोनों को चौंका दिया। माता दीन ने साहस किया, मुझे अनाज नहीं चाहिए, कल रात में ही तो बोरा भर अनाज ले गया था। धत ससुर, ले गया था कि चुराया था? चल उठ यहाँ से, उठा बोरा और निकल जा। माता दीन की घरवाली पति के हाथ को पकड़कर उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। फिर न जाने क्या सोचकर धीरे से अपना हाथ खींच ली तथा सेवकों के साथ माता दीन को जाता हुआ देखती रही। माता दीन जा नहीं रहा था, जमींदार के सेवक उसे धक्के देकर निकाल रहे थे। अब बाकी जिंदगी उसे ऐसे ही धक्के खाने थे। पहले गरीबी थी, गरीबी के साथ मधुर गीत थे, इंद्रधनुषी रंग थे जिसमें दोनों डूबते उतराते और गरीबी को सूख जाते। पेट चिपकता पर होठों से हंसी झरती। पर अब गीत विस्मृत हो गए, इंद्रधनुषी रंग पुछ गया। अब जब जब किले से उसकी घरवाली के लिए बुलावा आने लगा, तूफानी ने विरोध किया भी, किंतु जमींदार बाबू साहब ने उसके आसपास आतंक का ऐसा साम्राज्य फैलाया कि तूफानी उसमें घिरकर फंस गया। बाबू साहब के हुक्म से तूफानी गेहूं के बोरों को अपने घर लाता रहा, पर उन्हें खोलता कभी न। फाके पर फाके पड़ते रहे, पर किले का एक दाना भी दोनों न छूते। ऐसा करके उन्हें अपने स्वाभिमान को बचा ले जाने अथवा जमींदार से लड़ जाने का संतोष होता। जमींदार को क्या फर्क पड़ता है, न खुले बोरा, बोरा खोलना न खोलना तूफानी की इच्छा है। जमींदार अपनी इच्छा का सोचता है, उसकी इच्छा पूरी हो रही है। यूं तो अब विष निगलना सीख लिया था तूफानी ने, पर क्या करे उस शरीर का जहां भीतर ही भीतर घुमड़ घुमड़ कर विष अपना प्रभाव दिखाने लगा था। यह विष उसकी घरवाली पर भी चढ़ रहा था। दिनों दिन सूख रही थी वह, सुंदरता जाती रही उसकी। कुछ सालों बाद किले से उसका बुलावा बंद हो गया, पर दोनों के चेहरे पर खुशी न लौटी। दोनों के पेट और दिल में आग धधकती जिसमें वे झुलसते जा रहे थे। उस दाह को सहना उनके वश का नहीं रह गया था। कहते हैं गेहूं के बोरों से पटा था उनका घर, पर प्राण निकले उनके भूख से। कुछ दिनों के अंतराल में बारी बारी से विदा हो गए दोनों। फिर कुछ दिनों बाद घर भी गिर भरा गया। तो ये था उस खंडहर का इतिहास। आजी ने टुकड़ों टुकड़ों में यही बताया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या था कि मुझे उबकाई सी आती है इसको जोड़ते वक्त। आजी ने और भी कई बातें बताई थी बाबू साहब की बहादुरी की। हाँ जी, किसना, ननकू, सद्दीक कई नाम थे जो बाबू साहब के अलग अलग खेल के अलग अलग विदूषक थे। पर न जाने क्यों मेरा छींकना शुरू हुआ इसी खंडहर की धूल से। सुबह दरवाज़ा खुलते ही ताजी हवा के झोंकों के साथ खंडहर की धूल मिट्टी भी समा जाती है मेरे नथनों में। बस छींकना शुरू हो जाता है मेरा। कोई इलाज नहीं है भाई, लाइलाज है यह बीमारी। अरे नहीं, इलाज करवाया था, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबके पास गया था, पर धूल को पहचानते ही सब हाथ खींच लेते हैं। अब तो इसमें दिल्ली की धूल भी समा गई है ना। लाल किला पर जब पहली बार तिरंगा लहराया था तो आजी समेत गांव जवार के तमाम लोगों को लगा था कि अब अपना राज आ गया है। फुर्सत मिली ठकुर सुहाती से। पर कहाँ, बाबू साहब पहुंच गए दिल्ली
और वहां से लद कर आने लगी धूल जो मेरे गांव के इस खंडहर से चिपकती ही चली गई। पहली मर्तबा जब बाबू साहब दिल्ली से किले में आए थे, याद था अजी को। उनकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियों का रेला निकला था। 3 से 4 दिन तक टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बंटती रही थी गांव में। सब खुश थे, अपना राज अपने राजा। जिस दिन राजा राजधानी को लौटे, उससे एक दिन पहले की रात किले के बाएं स्थित गांव की 2 लड़कियां गायब हो गई थीं। दबी जबान में आजी और गांव की बहुत सी महिलाओं का मानना था कि गाड़ी में बैठकर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, पर दूसरे यह बात मानने को तैयार नहीं थे। आखिर क्या कमी है दिल्ली में लड़कियों की? एक से एक परी जैसी लड़कियां लौटती होंगी बाबू साहब के कदमों में। इन मैली कुचैली लड़कियों का क्या करेंगे वे? बाबू साहब की ओर से बोलने वाले हजारों, लड़कियों को खोजने वाले सिर्फ उनके माँ बाप, उनका परिवार। कहते हैं यह बात भी दब गई इसी खंडहर के नीचे। जब देश में पहला चुनाव आया, तब तक मैं खासा समझदार हो गया था। शहजादा साहब जो बचपन में इसी टीले पर उछल कूद कर अपना पैर मजबूत किए थे, अब चुनाव लड़ रहे थे। पूरी जवार धन्य धन्य हो उठी थी। बाबू साहब के वारिस, अपने राजा। मैं गांव गांव घूमता हुआ लोगों से कहता, सोचो भाई, कब तक चिपकती रहेगी खंडहर में मिट्टी? पहले ये किले में बैठकर अत्याचार करते थे, अब दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। कहाँ मिली हमें स्वतंत्रता? बस रूप बदल गया है इनके शासन का। इनकी क्रूरता से खंडहर बढ़ेंगे गांव में। मेरी बात सुनकर सब हंस देते, जैसे मैं पागलपन के दौरे में बोल रहा था। मैं इस घर से उस घर, इस गांव से उस गांव चक्कर लगाता रहा। शहजादा साहब की गाड़ियां लोगों को बूथ तक पहुंचाती रही। लठैतों का ऐसा जमावड़ा कि विरोधी वोट ही न डाल पाए। एक आध जो पहुंच भी गए बूथ तक, वे भी बदरंग ही लौटे। उनका वोट पहले ही डाला जा चुका था। भारी बहुमत से जीत गए शहजादा साहब। जीत का जश्न जब मना तो कुछ एक के हाथ पैर भी तोड़े गए, जिसमें मैं भी शामिल था। ढोल नगाड़े, लाई बताशे, मिठाइयाँ, चीख पुकार, सब एक में एक गुड़मुड़। जीत कर मंत्री बन गए शहजादा साहब। किले तक पहुंचने के लिए सड़क बनी, जो चकरोट को छोड़ते हुए खेतों के बीच से होकर निकली। गरीबों के खेत गए तो क्या हुआ, मुख्य सड़क से किले की दूरी तो 1 किलोमीटर कम हो गई। सड़क पर डामर फैलाकर चमकाया गया। किला चमका, सड़क चमकी। चमक का कुछ कतरा आसपास के गांव में भी छितराया। अधिक मुनाफे के नाम पर हरे आम के सघन बगीचे को काटकर उस जगह यूकलिप्टस लगाया गया। शहजादा साहब गरीबों के बारे में सोचते थे। 10-10 पैसे के पौधे मुफ्त में बंटवा दिए। खेतों में गेहूं धान की जगह सफ़ेदा लग गया। अब जब सफ़ेदा बड़ा हो जाएगा तो बिजली के खंभों के लिए सरकार खरीद लेगी। शहजादा साहब ही बिकवा देंगे अच्छे दामों में। पैसा ही पैसा बरसेगा गांव में। कुछ दिन गेहूं धान नहीं बो पाए तो क्या, आम गया तो क्या, छाँव गई तो क्या, सफ़ेदा तो है। सफ़ेदे पर चढ़कर बिजली आएगी गांव में। कच्चे आम को खा खा कर, पक्के आम को चूस चूस कर जो अपना पेट भरते थे वे भी खुश थे। बटन दबाते ही लब से उजियारा फैल जाएगा। शहजादा साहब कहते हैं तो ज़रूर ऐसा होगा। धीरे धीरे सफ़ेदा की जड़ें ज़मीन में फैलने लगी। गांव जवार के कुएं सूखने लगे। पानी के लिए गांव की लड़कियां गगरा बाल्टी मटका लेकर इधर उधर भटकने लगी। नदी भी बस एक पतली धार के रूप में बची है। जमीन की उर्वरा शक्ति बिला गई। चुनाव आता रहा, मैं चीखता रहा। लो अब फिर से चुनाव आ गया। दिल्ली के एक युवा राजकुमार के आह्वान पर देश भर के तमाम राजा महाराजाओं के पुत्र पुत्रियों को टिकट दिया गया। हमारे क्षेत्र से शहजादा साहब के पुत्र को टिकट मिल गया। एक बार फिर मेरी दौड़ शुरू हुई गांव जवार में। मैं कहता रहा कि किसी कर्मठ इंसान को चुनकर भेजो दिल्ली, तब बदलेगा हमारा भाग। किले को छोड़ो अब, नहीं तो वे बने रहेंगे हमारे राजा और हम उनकी प्रजा। बस प्रजा ही बने रहना हमारा भाग्य बन गया है, बदलो इसे। मैं नौजवानों को खंडहर से लेकर किले तक की कहानी बताता रहा, पर उसी खंडहर को लतियाते धकियाते लोग पहुंच गए बूथ पर और जीत गए राजकुमार। प्रजा खुश। देश की जनता शासन की बागडोर को युवा नेतृत्व को सौंपना चाहती है। अब होगा परिवर्तन, अब आएगा रामराज्य। मैं चीख ही रहा हूँ। गांव वालों की तमाम अच्छी बातों पर मैं चीखता ही रहता हूँ। अशुभ का संकेत, बूढ़ा हो चला हूँ, सठिया गया हूँ। गांव वाले मुझसे कतराते हैं, पर मैं क्या करूँ? वे कहते हैं कि मैं अपना दरवाज़ा
खंडहर की ओर से बंद करके पिछवाड़े की ओर से खोल लूं। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, पर मैं खंडहर से चिपका ही हूं। गांव वालों की बातों पर कान ही नहीं धरता। खंडहर की धूल मिट्टी फाकता जा रहा हूं, छींकता जा रहा हूं। मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। छींक, खराश, खांसी तक तो ठीक था, पर अब तो 24 घंटे नाक के साथ साथ आग भी बह रही है। लोग कहते हैं कि रोग अब दिल तक पहुंच गया है। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी मर्ज। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।